नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी फॉर यूपीएससी पीसीएस चैनल में स्वागत है। ज्योग्राफी के हम लोग 6th और 7th की एनसीईआरटी कंप्लीट कर चुके हैं और 8वीं क्लास का एनसीईआरटी मैं शुरू कर रहा हूं। 8वीं के भूगोल की पुस्तक एनसीईआरटी तो ये शुरू कर रहा हूं। इसमें 6 चैप्टर हैं और सभी को ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। और एक चीज़ इंटरेस्टिंग मैं बताऊँ आपको, जो 69 बीपीएससी पीटी हुआ है उसका एक सवाल आज आपको पहले चैप्टर में दिखाने वाला हूँ। मानव संसाधन से संबंधित सवाल जो पूछा गया था। 6 चैप्टर कौन कौन से हैं इसमें? पहला है आपका संसाधन, दूसरा है आपका मृदा, जल, प्राकृतिक वनस्पति, वन्य जीवन संसाधन, खनिज और शक्ति संसाधन, कृषि है, उद्योग है, मानव संसाधन। इन सभी चीज़ों को हम लोग डिटेल में समझेंगे आज। और आप क्या करना है, आपको जब आप एक वीडियो देखते हैं तो कंप्लीट करके पूरा सीरीज़ को फॉलो किया कीजिए। ओके, मॉडर्न हिस्ट्री भी मैं जल्द ही शुरू कर दूंगा और एंशिएंट और मॉडर्न साथ में लेकर चलेंगे, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का मेंस एग्जामिनेशन भी है और टीआरई वगैरह का भी एग्जाम है, तो इसके लिए मॉडर्न हिस्ट्री भी साथ में लेकर चलेंगे। और क्या मैं कर देता हूँ, एक पेड कोर्स है, पेड कोर्स नहीं है, पेड ग्रुप है अपना, छोटा सा कोर्स। अभी कहाँ से, अपना तो चैनल छोटा है, अभी पेड ग्रुप है अपना एक, जिसमें आप ज्वाइन कर सकते हैं। आंसर राइटिंग मिल जाता है आपको, और डेली जो मैं करंट अफेयर करवाता हूँ सुबह सुबह न्यूज़पेपर, उसका पीडीएफ मिल जाता है, आर्टिकल डिस्कशन का पीडीएफ डिटेल मिल जाता है, पर्सनल गाइडेंस आपको मिल जाता है। तो इसको ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। बहुत कम फीस रखा है, मैं 200 पर मंथ का रखा है और 1050 अगर आप ज्वाइन करते हैं तो 6 मंथ के लिए हो जाएगा। बहुत ही कम रखा है, इतने कम में तो आप रिचार्ज करते हैं पर मंथ का। चलिए आगे बढ़ते हैं, पढ़ते हैं। देखिए, बच्चों वाली कहानी शुरू की है, मोनू और राजू। मोना और राजू का, ठीक है भाई, मोना राजू खेल कूद रहे होंगे, खेलने कूदने की उम्र, बेचारे पढ़ रहे। देखिए क्या होता है, यहाँ से ध्यान से सुनिएगा, एक एक चीज़ को समझते चलेंगे। जल, विद्युत, रिक्शा, सब्जियाँ, सभी में कुछ एक जैसा क्या है? उनमें से सभी वस्तुओं का उपयोग आपके द्वारा किया जाता है, इसलिए वे उपयोगी हैं। एक वस्तु अथवा पदार्थ की उपयोगिता अथवा प्रयोज्यता उसे संसाधन बनाती है। जिस भी चीज़ का आप उपयोग करते हैं वो उसको क्या बना देती है? संसाधन। संसाधन, तो संसाधन का डेफिनेशन क्या होगा? वो भी कुछ जो हम उपयोग करते हैं, चाहे वो जल हो, चाहे वो लकड़ी का बना कोई सामान हो, चाहे वो कोयला हो, चाहे वो लोहा हो, हर चीज़ क्या है? संसाधन है। मानव भी एक संसाधन है। क्यों? क्योंकि ये सभी वस्तुओं को उपयोग करने लायक कौन बनाता है? तो मानव ही बनाता है, इसलिए मानव भी एक संसाधन है। ये मानव संसाधन का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा नया है कि मानव भी एक संसाधन के तौर पर देखा जाए। कई सारे लोग इसको क्रिटिसाइज भी करते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है, मानव को संसाधन के तौर पर आप कैसे देख सकते हैं, लेकिन कई सारे लोग इसको मानते भी हैं। और एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, जो मानव संसाधन है, इसी के नाम पर मानव संसाधन विकास मंत्रालय पहले नाम दिया गया था, फिर बाद में उसको फिर से शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। तो इसको ज़रूर ध्यान रखिएगा, मानव भी एक संसाधन के रूप में होता है। राजू अब जानना चाहता है कोई वस्तु संसाधन कैसे बनती है। बहुत ही सही सवाल है। राजू की जगह पर अपना नाम जोड़ लीजिए कि कैसे जानना चाहते। इसी तरीके से पढ़ते चलेंगे, ज़्यादा लोड लेकर नहीं, समझने के लिए। ओके, और चलिए देखते हैं क्या है कि उस संसाधन बनाती जब उसका कोई मूल्य होता है। अम्मा ने बच्चों को बताया कि वस्तुएं उस समय संसाधन बनती है जब उसका कोई मूल्य होता है। इसका प्रयोग अथवा उपयोगिता इसे मूल्य प्रदान करती है। मूल्य से यहाँ पर कीमत से मत लगाइएगा। कोई भी वस्तु तब संसाधन बनती है जब क्या है? जब उसका कोई मूल्य होता है। इसका प्रयोग अथवा उपयोगिता ही इसे मूल्य प्रदान करती है। जब उसको उपयोग करते हैं या प्रयोग करते हैं तो वही उसको मूल्यता प्रदान करती है। चलिए आगे क्या है? संसाधन मूल्यवान होते हैं। मूल्य का अर्थ महत्व होता है। कोई महत्व की वस्तु है तो वो क्या हो जाएगा? संसाधन हो जाएगा। दुनिया में कौन सी ऐसी चीज़ है जो महत्व की वस्तु नहीं है? आप मुझे एक चीज़ का नाम बताइएगा, कोई एक वस्तु का नाम बताइए जो महत्व की ना हो। कोई भी एक चीज़ आप नहीं गिना सकते। इसलिए हर चीज़ संसाधन के दृष्टिकोण से ही देखा जाता है आजकल के दौर में। कुछ संसाधनों का आर्थिक मूल्य होता है जबकि कुछ संसाधनों का आर्थिक मूल्य नहीं होता है। उदाहरण अर्थात धातुओं का आर्थिक मूल्य होता है लेकिन एक मनोरम भूदृश्य का आर्थिक मूल्य नहीं होता है। कोई अच्छा सा, जैसे मान लीजिए पटना में आप गंगा किनारे बैठे हुए हैं तो वो भी एक संसाधन है। उसका आर्थिक मूल्य से ज़्यादा क्या है? मनोरंजन के दृष्टि से उसको उपयोग किया जाता है। परंतु ये दोनों संसाधन महत्वपूर्ण है, मनुष्य की आवश्यकता को पूरा करते हैं। और क्या करते हैं? मनुष्य की आवश्यकताओं को ये कहीं ना कहीं पूरा करते हैं। ओके, अगला क्या है? देखिए कि कुछ संसाधन समय के साथ आर्थिक रूप से मूल्यवान हो सकते हैं। आपकी दादी के घरेलू नुस्खों का आज कोई वाणिज्यिक मूल्य नहीं है, लेकिन अब बताइए, बाबा रामदेव यही दादी के नुस्खे बेचकर 20,000, 30,000, 40,000 करोड़ की कंपनी खड़ा कर लेते हैं। मतलब आयुर्वेद, दादी के नुस्खे का मतलब क्या होता है? आयुर्वेद। घर में जो संसाधन उपलब्ध है, जब आप उससे अपने चीज़ों को क्योर करते हैं, इलाज करते हैं, तो उसी को तो आयुर्वेद में तो मुख्य रूप से वही था। और आज वही दादी के नुस्खे करोड़ों का बिक रहे हैं। यूट्यूब पर दादी के नुस्खे के वीडियो बना बना कर लोग करोड़ों कमा रहे थे। ये क्या
क्या बता रहा हूँ मैं। हो सकता है कि एक समय उसका मूल्य ना हो, लेकिन जब उस चीज़ पर रिसर्च किया जाता है तो मूल्यवान हो जाता है। ओके, लेकिन यदि वह पेटेंट कराने के उपरांत मेडिकल फर्म द्वारा बेचे जाते तभी आर्थिक रूप से मूल्यवान हो सकते हैं। यही तो बाबा रामदेव जी ने किया। पेटेंट इसका तात्पर्य होता है किसी विचार आइडिया अथवा आविष्कार पर एकमात्र अधिकार से है। अगर आपने कोई आइडिया अगर बनाया है, बहुत बड़ा सा आपका कोई विचार आया है या आपने कुछ आविष्कार किया है, तो उस पर आपका अधिकार होगा। पूरे दुनिया में जब जब उसको कोई बेचा या खरीदा जाएगा तो उसमें कुछ न कुछ अंश आपको मिलेगा। समय व प्रौद्योगिकी दो महत्वपूर्ण कारक होते हैं। समय व प्रौद्योगिकी दो महत्वपूर्ण फैक्टर होते हैं। क्या होते हैं? फैक्टर, जो पदार्थ को संसाधन में परिवर्तित कर देते हैं। अब सुनिएगा, ये लाइन सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है। यही लाइन आपसे पूछा जा सकता है। मान लीजिए मैंने ऐसे में दे दिया कि समय और प्रौद्योगिकी दो सबसे महत्वपूर्ण कारक हैं जो पदार्थों को संसाधन बना देते हैं। इसका तात्पर्य क्या है? जो पदार्थ था, जो प्रकृति में वैसे ही पड़ा हुआ था, उसको संसाधन का मतलब होता है कि इंसान को उपयोगी वस्तु बनाने के लिए किसका उपयोग होता है? तो एक तो समय लग जाता है कई बार, एक बार टेक्नोलॉजी। जैसे मान लीजिए कोई ऐसी टेक्नोलॉजी आई जो कल तक जो बेकार चीज़ था, पड़ा हुआ था, उसको उपयोग करने के लायक बनाकर करोड़ों का बेचा जा रहा है, तो क्या हो जाएगा? वो संसाधन हो जाएगा आपके लिए। प्रौद्योगिकी क्या होती है? किसी कौशल करने अथवा वस्तु बनाने नवीनतम ज्ञान का अनुपयोग ही प्रौद्योगिकी कहलाती है। सब टर्मिनोलॉजी आपको मजाक लग रहा होगा ना। बीपीएससी के पेपर उठाइए, स्किल के बारे में पूछा गया, मानव संसाधन के बारे में पूछा गया पीटी एग्जामिनेशन में, तो थोड़ा सा एनालिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू अपनाइए। सवालों को समझने में आपको काफ़ी ज़्यादा सहायता मिलेगा। दोनों लोगों की आवश्यकताओं से संबंधित हैं। लोग स्वयं ही सबसे महत्वपूर्ण संसाधन हैं। ये लोगों के विचार, ज्ञान, आविष्कार और खोज ही तो है जो अधिक संसाधनों की रचना करते हैं। अब आपको पता चला कि मानव संसाधन क्यों है? क्योंकि ये लोगों का ज्ञान, विज्ञान, शिक्षा, एजुकेशन, समझ ही तो है जो पदार्थों को क्या बना देते हैं? संसाधन बना देते हैं। प्रत्येक खोज अथवा आविष्कार बहुत से अन्य खोज और आविष्कार होते हैं। आग की खोज से खाना पकाने की पद्धति, अन्य प्रक्रियाओं का प्रचलन हुआ, जबकि पहिए का आविष्कार से परिवहन और नवीन जल साधनों का विकास हुआ। जल विद्युत बनाने की प्रौद्योगिकी ने तेजी से बहते जल से ऊर्जा उत्पन्न करना उसे एक महत्वपूर्ण संसाधन बना दिया। पहले भी जल बहा करती थी नदियाँ में, लेकिन उससे विद्युत उत्पन्न नहीं की गई थी। लेकिन जब उसको घेर कर हमने डैम बनाकर डायनेमो लगाया तो उससे क्या उत्पन्न होना शुरू हो गया? तो विद्युत उत्पन्न होना शुरू हो गया। तो ये क्या बताता है? तो डायनेमो बनाना, पानी को घेर कर बिजली बनाने का आइडिया किसके दिमाग में आया? तो इंसान के दिमाग में आया। यानी कि कल तक जो जल एक पदार्थ था उसको उपयोगी संसाधन में किसने बदल दिया बिजली बनाने के लिए? तो इंसानों ने बदल दिया। तो इसलिए इंसान भी क्या है? एक संसाधन है। देखिए बोल रही कि इसको संसाधन है, कितनी छोटी सी बच्ची है ये। संसाधन के प्रकार क्या होते हैं? प्राकृतिक संसाधन और मानव निर्मित संसाधन होंगे। देखिए क्या क्या है प्राकृतिक संसाधन में। संसाधन प्रकृति से प्राप्त होते हैं जो अधिक संशोधन के बिना उपयोग में लाए जाते हैं, प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। जिसको मैंने प्रकृति से प्राप्त किया और ज़्यादा उसमें बदलाव भी नहीं किया, उसको उपयोग कर लिया, जैसे हवा, जैसे पानी, ये सब क्या प्राकृतिक संसाधन है। जैसे मिट्टी, ये भी प्राकृतिक संसाधन है। वायु, जिसमें हम सांस लेते हैं, हमारी नदियाँ, झीलों का जल, मृदा, खनिज, सभी प्राकृतिक संसाधन होते हैं। इन संसाधनों में से बहुत से प्राकृतिक के निःशुल्क उपहार हैं और सीधे ही उपयोग में लाए जा सकते हैं। कुछ परिस्थितियों में प्राकृतिक संसाधन का सबसे अच्छी तरह से उपयोग करने के लिए औजार और प्रौद्योगिकी की आवश्यकता हो सकती है। ओके, विभिन्न समूहों में प्राकृतिक संसाधनों का वर्गीकरण, उनके विकास और प्रयोग के स्तर, उद्गम, कहाँ से उद्गमित हो रहे हैं, कहाँ से लाया जा रहा है, भंडारण व वितरण के अनुसार भी किया जाता है। प्राकृतिक संसाधनों का वर्गीकरण भी अलग अलग तरीकों से किया जाता है। ओके, अगला देखिए क्या है कि विकास और उपयोग के आधार पर संसाधनों को दो वर्गों में रखा जाता है। वास्तविक संसाधन और संभाव्य संसाधन, जो आने वाले समय में टेक्नोलॉजी के उपयोग के द्वारा संसाधन बन सकते हैं, अभी तक नहीं बने हैं। जैसे अगर आपका बचपन याद होगा, मिडिल स्कूल में पढ़ता था मैं, तो वहाँ पर हमें क्लास में गुरुजी मार मार के सिखाते थे कि हाइड्रोजन भविष्य की प्रौद्योगिकी है, हाइड्रोजन भविष्य की प्रौद्योगिकी। उसमें कुछ नहीं समझ में आता था, एक अक्षर नहीं, काला अक्षर भैंस बराबर, क्योंकि समझाते ही नहीं थे भविष्य का प्रौद्योगिकी का मतलब क्या होता है। तो मैं क्या बता रहा हूँ आपको, संभावित संसाधन। अब देखिए, अब हाइड्रोजन एनर्जी की आज हम बात कर रहे हैं कि नहीं, तो भविष्य, इसी भविष्य की तो बात हो रही थी जो आज हम जी रहे हैं। इसी भविष्य का तो उस समय बचपन में बात हो रहा था और वो भविष्य आ चुका है। हाइड्रोजन अब क्या है? हाइड्रोजन अब एनर्जी के रूप में उपयोग होने वाला है। ग्रीन हाइड्रोजन, ब्राउन हाइड्रोजन, ब्लैक हाइड्रोजन, बहुत सारे तरह तरह का हाइड्रोजन आपने पढ़ा भी होगा। तो मैं क्या बता रहा हूँ, इसको संभाव्य संसाधन कहा था। मान लीजिए कई सारे आज भी चीज़ें हैं, जैसे जो न्यूक्लियर क्या बोलते हैं उसको, नाभिकीय संलयन
नाभिकीय संलयन से जो हम बिजली बनाने की बात करते हैं, नाभिकीय विखंडन से नहीं, नाभिकीय संलयन से जो सूर्य में जो अभिक्रिया होती है, इसको लेकर टोकामक मशीन हम बना रहे हैं। पता ही होगा आपको, भारत भी से शामिल है, यूरोप में ये कार्यक्रम भी चल रहा है, चीन ने भी बनाने की कोशिश की, आर्टिफिशियल सन जिसको कहा जाता है। तो ये जिस दिन बन जाएगा उस दिन दुनिया की सारी एनर्जी की समस्याएं खत्म हो जाएंगी। तो ये भी क्या है, ये भी भविष्य की तकनीक है, अभी नहीं हुई है ये, आने वाले समय में ये तकनीक ज़रूर कारगर होगी। और ये तकनीक जब कारगर होगी तो क्या होगा, पूरा पृथ्वी से ऊर्जा का संकट नामक चीज़ ही खत्म हो जाएगा। इतना ऊर्जा होगा कि उपयोग नहीं कर पाएंगे हम। तो इसी को ध्यान में रखिएगा। जिनकी देखिए वास्तविक संसाधन जिनकी मात्रा ज्ञात होती है, इन संसाधनों का इसमें उपयोग किया जा रहा है। जर्मनी के रूर प्रदेश कोयला, पश्चिम एशिया में खनिज तेल, महाराष्ट्र में दक्कन पठार की काली मिट्टी के भरपूर निक्षेप, सभी के सभी वास्तविक संसाधन है जिसका उपयोग हम कर रहे हैं, जिसका उपयोग हम भविष्य में किया जा सकता है। प्रौद्योगिकी के साथ इसका समय और प्रौद्योगिकी के साथ विकास होगा, उसको हम क्या कहते हैं, संभाव्य संसाधन। इन संसाधनों का आसानी से उपयोग करने के लिए पर्याप्त रूप से उन्नत नहीं। लद्दाख में पाया गया यूरेनियम संभाव्य संसाधन का उदाहरण, जिसका भविष्य में उपयोग किया जा सकता है और आजकल हम उसको निकालने की बात कर रहे हैं। जैसे कि नीदरलैंड के पवन फार्मों में पवन चक्की के प्रयोग से ऊर्जा उत्पन्न की जाती है। इस प्रकार पवन फार्म तमिलनाडु के नागरकोइल, गुजरात के तट पर भी देखे जा सकते हैं। ये पवन चक्की देखिए क्या है, एक समय पवन से कोई सोच सकता था एनर्जी प्रोड्यूस करने की, तो एक समय पवन क्या था, संभाव्य संसाधन था, और आज पवन से हम ऊर्जा बना रहे हैं। ये क्या है, तो संभाव्य संसाधन आज वास्तविक संसाधन बन चुका है। उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों को अजैव और जैव में विभाजित किया जाता है। मैंने बताया ना अभी, अलग अलग तरीकों में विभाजित किया जाता है। अब विभाजित कर रहे हैं, पहला क्या, संभाव्य और वास्तविक। अब उत्पत्ति के आधार पर अजैव और जैव। अजैव संसाधन निर्जीव वस्तुएं होती हैं, जबकि जैव संसाधन सजीव होते हैं। मृदा, चट्टान, खनिज ये सब अजैव हैं वैसे, परंतु पेड़ पौधे, जंतु ये सब क्या है, जैव संसाधन है। जीव जंतु जो है, आप भी क्या है, आप जैव संसाधन है ना। और आपके हाथ में जो कलम है वो क्या है, अजैव संसाधन है। ये भी तो हो सकता है उसको हमने बनाया, आर्टिफिशियल होगा वैसे तो वो। जिस मिट्टी पर आपका पैर है वो क्या हो जाएगा, वो अजैव संसाधन हो जाएगा। प्राकृतिक संसाधनों को विस्तृत रूप से नवीकरणीय और अनवीकरणीय में भी बांटा जाता है। अब नवीकरणीय और अनवीकरणीय में भी बांट लेते हैं। नवीकरणीय संसाधन क्या होते हैं, आज तक केवल आप करंट अफेयर पढ़ते होंगे, आज तक ध्यान नहीं दिया होगा, तो आज ध्यान दे लीजिए। वे संसाधन जो शीघ्रता से नवीनीकृत अथवा पुनः पूरित हो जाते हैं। जैसे मान लीजिए सोलर एनर्जी का आपने यूज कर लिया, तो क्या सूर्य की एनर्जी कम हो गई, क्या सूर्य को सोख लिया, क्या हमने उससे कुछ ले लिया, कुछ नहीं, उसका प्रभाव पर एक रत्ती भर प्रभाव नहीं पड़ा उसको, ठीक है। तो जैसे आपका विंड एनर्जी का आपने उपयोग करके विंड उससे कम हो गया क्या, नहीं, इससे क्या होगा, विंड कम कतई नहीं होता है। तो ये क्या है, तो ये नवीकरणीय है। इसमें कुछ इनमें से कुछ असीमित हैं, उन पर मानवीय क्रियाओं का प्रभाव नहीं होता। जैसे सौर पवन ऊर्जा, ये असीमित हैं, ये कभी ख़त्म नहीं होंगे। लेकिन फिर भी कुछ नवीकरणीय संसाधन जैसे जल, मृदा और वन का लापरवाही से किया गया उपयोग उनके भंडारण को प्रभावित कर सकता है। जल, मृदा व वन ये भी क्या है, नवीकरणीय एनर्जी के स्रोत होते हैं, लेकिन इसको जब हम अंधाधुंध तरीके से उपयोग करते हैं तो ये ख़त्म हो सकते हैं, क्योंकि उपयोग करने की दर इनके उगने की दर से ज़्यादा होती है, तो ख़त्म हो जाएंगे। ओके, जल असीमित नवीकरणीय संसाधन प्रतीत होता है। फिर भी जल की कमी और प्राकृतिक जल स्रोतों का सूखना आज विश्व के बहुत बड़े भागों में एक समस्या है। ये बता रहा है कि जल चक्र तो है पृथ्वी पर, जो पिछले लेक्चर में आपको पढ़ाया भी था मैंने कि H2O तो उतना ही है जितना पहले भी था, लेकिन इनका समुचित ढंग से उपयोग नहीं करेंगे तो जल के स्रोत भी सूख जाएंगे, ठीक है। भौम जल का प्रदूषण भी हो रहा है और अति दोहन भी हो रहा है। नदियाँ जो थी, झीलें जो थी, वो सूख भी रही हैं और गायब भी हो रही हैं। अरल सागर, जिसमें कभी एक समय पूरे उस एरिया के, अरल सागर कहाँ, ये आप मुझे बताएंगे, यूपीएससी ने पूछा 2018 में। उस पूरे एरिया का, सेंट्रल एशिया का कहीं न कहीं कल्चर को डिसाइड करता था। आज वो अरल सागर सूख गया, वहाँ पर बच्चे क्या करते, क्रिकेट खेलते हैं, क्रिकेट ही खेलते होंगे। तो इसको चलिए ध्यान में रखिएगा। अब अनवीकरणीय संसाधन, वे संसाधन जिनका भंडार तो सीमित है, भंडार के एक बार समाप्त होने के बाद उन्हें नवीनीकृत अथवा पुनः पूरित होने में हजारों वर्ष लग सकते हैं। जैसे कोयला, पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस इसके समुचित रूप से उदाहरण हो सकते हैं कि इसके, तो अनवीकरणीय संसाधन में ये आ सकते हैं। संसाधनों के वितरण के आधार पर सर्वव्यापक और स्थानिक। अब ये क्या होता है, ऐसे संसाधन जो सभी जगहों पर पाए जाते हैं, जैसे वायु, क्या जल होगा क्या इसमें, देखते हैं। चलिए, स्थानिक का मतलब क्या होगा, जो उसी जगह विशेष पर पाया जाएगा। जैसे यूरेनियम हो सकता है, जैसे क्या हो सकता है, जैसे हॉट वाटर के जो स्रोत होते हैं वो वहीं पर हो सकते हैं। वे संसाधन सभी जगह पाए जाते हैं, जैसे वायु जिसमें हम सांस लेते हैं सर्वव्यापक है, लेकिन वे संसाधन कुछ निश्चित स्थान पर ही हो सकते हैं, जैसे तांबा, लौह अयस्क इत्यादि।
प्राकृतिक संसाधनों का वितरण भूभाग, जलवायु, ऊंचाई जैसे अनेक भौतिक कारकों पर निर्भर करता है। अब कहाँ पर कितना प्राकृतिक संसाधन होगा ये इन सब फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। पृथ्वी पर इन कारणों के भिन्नता होने से कारण संसाधनों का समान वितरण हुआ है असमान रूप से। अब मानव निर्मित संसाधनों पर आते हैं। मानव निर्मित संसाधन का मतलब क्या है? जिसको हमने बनाया है, वो संसाधन हमने बनाया है। कभी कभी प्राकृतिक पदार्थ तब संसाधन बन पाते हैं जब उनका मूल रूप बदल दिया जाता है, यानी कि प्रकृति में जो रूप में है, जैसे लोहा तो प्रकृति में है ही, लेकिन उसका आप उपयोग नहीं कर सकते जब तक हम उसको लोहा बनाकर आपके हाथों में ना दे दें, है ना। यही इन्होंने भी लिखा लॉयस के बारे में। लोग प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग पुल, सड़क, मशीन और वाहन बनाने में करते हैं, जो मानव निर्मित संसाधन के नाम से जाने जाते हैं। प्रौद्योगिकी में भी एक मानव निर्मित संसाधन है। प्रौद्योगिकी भी एक मानव निर्मित संसाधन है। टेक्नोलॉजी भी एक मानव निर्मित संसाधन है। इसलिए हम जैसे लोग प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके मानव निर्मित संसाधन बनाते हैं। मोना ने समझाते हुए कहा कि हाँ, राजू ने स्वीकृति में सिर हिलाया। ठीक है, मोना राजू बातचीत कर रहे हैं, करते रहिए। चलिए क्या आप जानते हैं मानव संसाधन से क्या तात्पर्य है? चलिए इसको पढ़ते हैं। इसका मुंह देखिए। मानव संसाधन तात्पर्य लोगों की संख्या, योग्यता, मानसिक तथा शारीरिक से है। यद्यपि मानव को संसाधन मानने के संदर्भ में लोगों में मतभेद हैं, इतना होते हुए भी इस तथ्य से इनकार नहीं किया जा सकता है कि मूलतः मनुष्य की योग्यताएं ही भौतिक पदार्थों का मूल्यवान संसाधन बनाने में सहायता करती हैं। जो भौतिक पदार्थ हैं उसको हम मूल्यवान संसाधन कैसे बनाते हैं? तो अपनी योग्यता से बनाते हैं। कोबाल्ट का खान कहाँ पर है? तो आपको मिल जाएगा अफ्रीका में। और सिलिकॉन का खान कहाँ पर है? तो दुनिया में बहुत सारे जगह। उन सभी को इकट्ठा करके चिप बना के, फ़ोन बना के, स्क्रीन बना के आपके सामने लाया जाता। तो जिस फ़ोन पर आप मुझे देख रहे हैं, तो ये क्या है? तो मनुष्य ने बनाया है। ये वरना प्रकृति में तो सारे संसाधन बिखरे हुए थे, उन सभी को इकट्ठा करके उसको कैसे उपयोग किया जाए, ये किसने बनाया? तो हमने बनाया। अब मानव संसाधन पर आते हैं, देखते हैं क्या है। देखिए क्या लिखा हुआ है कि लोग और अधिक संसाधन बनाने के लिए प्रकृति का सबसे अच्छा उपयोग तभी कर सकते हैं जब उनके पास ऐसा करने का ज्ञान, कौशल तथा प्रौद्योगिकी उपलब्ध हो। यही सवाल पूछा गया था बीपीएससी पीटी एग्ज़ाम में। आप देखिए वहाँ पर आपको दिख जाएगा, स्किल वाला जो पूछा गया है उसमें। इसलिए मनुष्य एक विशिष्ट प्रकार का संसाधन है, अतः लोग मानव संसाधन हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य लोगों को बहुमूल्य संसाधन बनाने में मदद करते हैं, यानी कि अच्छा एजुकेशन, अच्छी स्वास्थ्य लोगों को संसाधन बनने में मदद करते हैं, बनाने में मदद करते हैं। अगर आपको अच्छा एजुकेशन नहीं दिया जाएगा तो आप अच्छा संसाधन का निर्माण नहीं कर सकते, ना तो खुद एक अच्छा संसाधन हो सकते हैं। आपका स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहेगा। और ये किसका काम होता है? शिक्षा और स्वास्थ्य का इंतजाम करना लोगों के लिए सरकार का, स्टेट का काम होता है। स्टेट यानी कि भारत सरकार, बिहार सरकार, ये सभी स्टेट में आते हैं, सरकारों का काम होता है। अधिक संसाधनों के निर्माण में समर्थ होने के लिए लोगों की कौशल में सुधार करना मानव संसाधन विकास कहलाता है। क्या कहलाता है? मानव संसाधन विकास कहलाता है। लोगों की कौशल में सुधार करना। ये लोग ऐसे बात कर रहे हैं, गांव में तो मैंने ऐसे किसी को बात करते देखा नहीं। ये लोग बोलते गांव में ऐसे बात करते हैं। चलिए आगे देखते हैं। संसाधन का संरक्षण। मोना ने एक बुरा सपना देखा। उसने देखा पृथ्वी पर सारा जल सूख गया, सारे पेड़ कट गए, वहाँ ना तो छाया ही थी, ना कुछ खाने पीने के लिए, लोग परेशान रहते। बताओ इस तरह के सपने किस बच्चे को आते हैं? बच्चों को तो अद्भुत अद्भुत सपने आते हैं भाई। इस तरह के सपने कौन से बच्चे देखते हैं? चलिए, अम्मा ने बताया कि यदि हम नवीकरणीय संसाधनों के प्रति सतर्क नहीं रहते, अब उसकी अम्मा उसको समझा रही है, तो बहुत ही दुर्लभ हो सकता है और अनवीकरणीय संसाधन निश्चय ही समाप्त हो सकते हैं। राजू ने पूछा हम इसके लिए क्या कर सकते हैं? तो उसने बोला बहुत कुछ। अम्मा ने उत्तर दिया आप अपने दोस्तों से बात क्यों नहीं करते हैं? तो चलिए देखते हैं। दोस्त लोग बड़े इनके होशियार होते हैं। एनसीईआरटी बुक वाले जो दोस्त लोग होते हैं, हमारे यहाँ तो खेल छोड़ कर कुछ बातें ही नहीं करते थे। संसाधनों का सतर्कतापूर्वक उपयोग करना, उन्हें नवीनीकृत करने का समय देना, यही होता है मूल रूप से क्या? संसाधनों का संरक्षण के लिए। यानी कि जितना आप उपयोग कर रहे हैं उसी हिसाब से आपको लगाना भी पड़ेगा। और उपयोग कर रहे हैं तो उपयोग में आपको अलग अलग ऑप्शंस भी ट्राई करना पड़ेगा, क्योंकि कुछ ऐसे संसाधन हैं जो तुरंत नहीं बनते हैं। कोयला हजारों साल लगता है उसको बनने में। ओके, संसाधन का संरक्षण कहलाता है क्या? तो सतर्कतापूर्वक उपयोग और उन्हें नवीकरण के लिए समय देना ही संसाधन का संरक्षण कहलाता है। ओके, संसाधनों का उपयोग करने की आवश्यकता और भविष्य के लिए उनके संरक्षण में संतुलन बनाए रखना सतत पोषणीय विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहलाता है। संसाधनों का उपयोग करने की आवश्यकता
और भविष्य के लिए उनके संरक्षण में संतुलन। भविष्य की पीढ़ी का ध्यान में रखते हुए जब आप किसी चीज़ का उपयोग करते हैं, हम भी उपयोग कर ले, आने वाले समय पीढ़ी के लिए भी बचा लें, तो उसको सस्टेनेबल डेवलपमेंट विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट सतत पोषणीय विकास कहलाता है। अब समझ में आया सतत पोषणीय डेवलपमेंट कहाँ लिखा हुआ था? आज तक केवल करंट में ही पढ़ रहे थे, 8वीं के एनसीईआरटी पढ़ा होता तो दिख जाता। संसाधनों के संरक्षण के अनेक तरीके हैं। प्रत्येक व्यक्ति उपभोग को कम करके वस्तुओं को पुनः चक्रण, पुनः उपयोग द्वारा योगदान दे सकता है। अंततः यह एक विभिन्नता बनाता है, क्योंकि सभी जीव एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। उस शाम सारे बच्चों ने ये कुछ क्रियाकलाप किया। करिए, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते। हम लोग को इस क्रियाकलाप से क्या लेना देना है और इन लोगों ने क्या किया? हमारी पृथ्वी और इस पर निवास करने वाले लोगों का भविष्य पेड़ पौधों और परितंत्र की सुरक्षा और संरक्षण से जुड़ा हुआ है। अब यह सुनिश्चित करना हमारा कर्तव्य हो जाता है कि सभी नवीकरणीय संसाधन का उपयोग सतत पोषणीय है, पृथ्वी पर जीवन की विविधता संरक्षित की जाए, प्राकृतिक पर्यावरणीय तंत्र की हानि को कम से कम किया जाए। ये इस चैप्टर का आपका सार था। अब आपको बताना है कि संसाधन क्या होता है, संसाधन को किस किस भाग में विभक्त किया जाता है, मतलब उनको बांटा कैसे जाता है। संसाधन को बनाने के दो मुख्य फैक्टर होते हैं, एक होता है प्रौद्योगिकी, एक होता है समय। और आपको ये बताना है कि नवीकरणीय संसाधन कौन से होते हैं और नवीकरणीय संसाधन कौन से होते हैं। चैप्टर मैंने पढ़ा दिया है, अब आपको समझ में भी आ गया है। अब जो समझे हैं उसको अपने शब्दों में लिखने की ज़रा कोशिश कीजिए, झट से आपका लिखना भी आ जाएगा, समझ भी जाएंगे। और अगर लिखने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, सत्यनारायण भगवान की केवल कथा सुन रहे हैं, तो आपको संपूर्ण रूप से नहीं सीख पाएंगे आप, इसका ध्यान में रखिएगा। अगले चैप्टर पर आ गए हम। तंजानिया अफ्रीका के एक छोटे गांव में मब्बा पानी लाने के लिए प्रातः शीघ्र उठती है। उसे बहुत दूर जाना पड़ता है। ये कहानी ज़रूरी है आपके लिए, समझना जरूरी, इसलिए पढ़ा रहा हूँ मैं। वह कुछ घंटों के बाद लौटती है। इसके उपरांत वह घर के कार्यों में अपनी माँ का हाथ बटाती है, अपने भाइयों के बकरियों की देखभाल में, बकरी, पानी, पशुपालन, पानी। उसका पूरे परिवार के पास उसकी छोटी झोपड़ी के चारों ओर चट्टानी भूमि का एक भाग है। मब्बा के पिता कठिन परिश्रम करने के बाद कुछ मक्का व सेम ही उगा पाते हैं, फिर भी यह उनके परिवार के साल भर के खाने के लिए पर्याप्त नहीं है। कहाँ का है ये कहानी? तंजानिया अफ्रीका का है। तंजानिया का ज़रा मुझे कैपिटल बताइए। चलिए आगे देखते हैं। पीटर न्यूजीलैंड के भेड़ पालन मध्यवर्ती भाग में रहता है, जहाँ उसका परिवार ऊन प्रक्रम करने का कारखाना चलाता है, एक छोटा सा फैक्ट्री। प्रतिदिन जब वह स्कूल से लौटता है, ये स्कूल नहीं गए, ऊपर आपने गौर नहीं किया, ये स्कूल नहीं गए ये। पीटर अपने चाचा को अपनी भेड़ों की देखभाल करते हुए देखता है। उसके भेड़ का बाड़ा कुछ दूर पहाड़ियों से लगे हुए एक विस्तृत घास के मैदान पर स्थित है। यहाँ चट्टानी भूमि का एक भाग था। यह नवीनतम प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हुए नवीनतम टेक्नोलॉजी का भी उपयोग कर रहे हैं। ये न्यूजीलैंड में रह रहे हैं, ये अफ्रीका तंजानिया में। दो जीवन में अंतर को समझिएगा। यहाँ पर मैं कहानी नहीं बता रहा हूँ, मैं आपको एनालिसिस करना सिखा रहा हूँ कि स्टोरी पढ़कर उसमें से क्या क्या क्रक्स निकाले जाते हैं। वैज्ञानिक विधि एवं इसका प्रबंधन किया जाता है। पीटर का परिवार जैविक कृषि द्वारा सब्जियां भी उगाता है। आप मुझे बताइए दोनों में से किसका जीवन अच्छा होगा? मब्बा और पीटर विश्व के दो विभिन्न स्थानों पर रहते हैं। उनके जीवन व्यतीत करने में बहुत अंतर होता है। कैसे अंतर होता है? वहाँ की भौगोलिक कंडीशन, वहाँ के जल, वहाँ के मृदा, वहाँ की हवा, वहाँ की किस तरह के भूमि है, मरुस्थल है या वर्षावन है, इन सभी चीज़ों पर डिपेंड करता है। यानी कि आप जो हैं वो केवल अपने द्वारा बनाए गए नहीं हैं, आपके आस पड़ोस का वातावरण, पर्यावरण, पारिवारिक वातावरण से लेकर माहौल का वातावरण से लेकर समाज का वातावरण से लेकर हर चीज़ का आपके व्यक्तित्व पर कहीं न कहीं प्रभाव पड़ता है। एक ही बच्चा है, दो भाई है, एक भाई का डेवलपमेंट गांव में होगा, एक भाई का डेवलपमेंट आप शहर के भागों में करवाइए। दोनों की सोच समझ, बोलने चालने, हर चीज़ में अंतर होता है। मैं ये अंतर खराब और अच्छे के दृष्टिकोण से नहीं कह रहा हूँ। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि शहरी भाग का बच्चा अच्छा होगा, ग्रामीण का बुरा होगा। मैं खुद ग्रामीण परिवेश से हूँ, तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि दोनों में अंतर होगा। किस चीज़ का अंतर होगा? पर्यावरण का, वातावरण का, सामाजिक वातावरण, पारिवारिक वातावरण, समाज का, हर चीज़ का अंतर पड़ता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। ये कहानी से आपको ये चीज़ समझ में, भूमि। सभी महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधनों में भूमि भी शामिल है। भूपृष्ठ के कुल क्षेत्रफल का लगभग 30% भाग भूमि है, 70% जल है,
पृथ्वी पर 30% क्या है, भूमि है। 70% हमारे शरीर में भी जल है और 30% हमारे शरीर में भी क्या है, जल के अलावा की चीज़ें हैं। अब एक ड्राई वेट निकाला जाता है, कार्बनिक वेट निकाला जाता है इंसान का, जिसमें क्या किया जाता है, शरीर का जो वेट है उसको 70% कम करके आप देखेंगे, यानी कि आपका वजन अगर 100 किलो के हैं, आप गोलू मोलू से इंसान हैं, तो आपका ड्राई वेट कार्बनिक वेट कितना होगा, तो 30 किलो ही होगा। बाकी 70 किलो क्या है, तो पानी का वेट है आपके शरीर में। ओके, तो आप मोटे नहीं हैं, बस शरीर में जल थोड़ा सा ज़्यादा है। चलिए आगे देखें। भूपृष्ठ के कुल क्षेत्रफल का 30% भाग भूमि है। यही नहीं, इन थोड़े से प्रतिशत के भी सभी भाग आवास योग्य नहीं है। जो पृथ्वी पर भूमि भी है उसमें भी सारे भूमियों पर, सभी जगहों पर इंसान नहीं रहता है। मरुस्थल में इंसान कम रहते हैं, नदी के किनारे इंसान ज़्यादा होते हैं। आबादी देखिए, गंगा के मैदान में ज़्यादा दिखेगा आपको और राजस्थान में आपको कम आबादी दिखेगा। ओके, ऑस्ट्रेलिया में क्या है, ये ऑस्ट्रेलिया का कोई जगह है, ये देखिए कितना सुंदर क्या है लिखा भाई। ऑस्ट्रिया में साल्जबर्ग, देखिए कितना खूबसूरत सा ये गांव दिख रहा है, बहुत ही खूबसूरत सा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यही नहीं, इस थोड़े से प्रतिशत के भी सही भाग आवास योग्य नहीं है। मुख्यतः भूमि जलवायु भिन्न भिन्न लक्षणों के कारण विश्व के विभिन्न भागों में जनसंख्या का वितरण असमान पाया जाता है। ऊबड़ खाबड़ स्थलाकृति, पर्वत और इन सब जगह जहाँ जो रहने के लिए अच्छी जगह होगी वहाँ पर जनसंख्या ज़्यादा होगी, जैसे मैदान में ज़्यादा होगी, पहाड़ में, मरुस्थल में, इन सब जहाँ जगहों पर जनसंख्या क्या होगी, तो कम होगी। भूमि का उपयोग क्या है, तो भूमि का उपयोग विभिन्न कार्यों के लिए किया जाता है। कृषि, वानिकी, वन लगाने के लिए, खनन, सड़क बनाने के लिए, उद्योग की स्थापना के लिए साधारणतः इसे भूमि का उपयोग कहते हैं। रहने के लिए भी तो करते हैं आप लोग भूमि का उपयोग, भूमि पर ही तो रह रहे हैं। अब आप मब्बा और पीटर के पारिवारिक की भूमि उपयोग के विभिन्न तरीकों की सूची बना सकते हैं। भूमि का उपयोग भौतिक कारकों द्वारा निर्धारित किया जाता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन आपके लिए। स्थलाकृत, मृदा, जलवायु, खनिज व जल की उपलब्धता के मानवीय कारक जैसे जनसंख्या और प्रौद्योगिकी भी भूमि उपयोग प्रतिरूप के महत्वपूर्ण निर्धारक हैं कि भूमि का किस प्रकार से उपयोग किया जा रहा होगा। निजी भूमि और सामुदायिक भूमि के आधार पर भूमि को बांटा जा सकता है। निजी भूमि व्यक्तियों के स्वामित्व में होती है, जबकि सामुदायिक भूमि सभी के स्वामित्व में होती है, सार्वजनिक होती है। जैसे सड़क सार्वजनिक होता है और आपका घर क्या है, आपका प्राइवेट है। ओके, सामान्य रूप से इसका उपयोग समुदाय संबंधित व्यक्तियों के लिए किया जाता है, जैसे चारा, फलों का नट, औषधीय बूटियों को एकत्रित करना। इन सामुदायिक भूमि को साझा संपत्ति भी कहते हैं। जनसंख्या में उनकी मांग सदैव बढ़ती रहती है, लेकिन भूमि की उपलब्धता सीमित है। स्थान के अनुसार भूमि की गुणवत्ता में अंतर होता है। लोगों ने सामुदायिक भूमि पर व्यापारिक क्षेत्र बनाने, नगरीय क्षेत्रों में घर बसने, ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि योग्य भूमि का विस्तार करने, अनाकृत हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया है। आज भूमि उपयोग प्रतिरूप में व्यापक परिवर्तन हमारे समाज संस्कृति को परिवर्तनों को, हमारे समाज में सांस्कृतिक परिवर्तनों को क्या कर रहा है, तो प्रभावित कर रहा है। ये सभी देखिए भूमि का उपयोग है, भूमि का उपयोग है, ये सब भूमि पर ही तो हो रहा है। सारा नाच तो एक ही जगह हो रहा है, कहाँ, तो भूमि पर। वर्तमान में कृषि व निर्माण संबंधी गतिविधियों के प्रसार के कारण निम्नीकरण, भूस्खलन, मृदा अपरदन, मरुस्थलीकरण पर्यावरण के प्रमुख खतरे हैं। भूमि के समक्ष आपके से पूछा जाएगा, जो भूमि संसाधन है, तो भौम संसाधन के लिए जो भूमि संसाधन है, इस पर कौन कौन से खतरे हैं, तो भूमि का निम्नीकरण हो रहा है, भूस्खलन हो रहा है, भूस्खलन से भी इसका नुकसान होता है, मृदा का अपरदन हो रहा है। अपरदन और भूस्खलन अलग अलग है, दोनों को ध्यानपूर्वक रखना है, ठीक है। मरुस्थलीकरण हो रहा है, मरुस्थलीकरण यानी कि जैसे जो ज़मीन कल तक उपजाऊ थी आज उपजाऊ नहीं हो रहा है, तो इसको मरुस्थलीकरण भी कह दिया जाता है कई बार। भूमि संसाधन का संरक्षण कैसे कर सकते हैं, अब आप मुझे बताइए। ये सवाल टीआरई में पूछ लिया गया था, भूमि का संरक्षण कैसे कर सकते हैं, बाढ़ से यही पूछा गया था। भूमि को अपरदन से कैसे रोक सकते, पेड़ लगा दो। एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, प्राकृतिक रूप से जब भी कोई समस्या है, 99% समस्या में समाधान क्या होता है, पेड़ लगाओ। पेड़ लगा दो, समस्या का समाधान हो जाएगा। बाढ़ आ रही है तो क्या करें, तो पेड़ लगा दो, है ना। भूस्खलन हो रहा है तो क्या करना है, तो पेड़ लगा दो। अपरदन हो रहा है तो क्या करना है, पेड़ लगा दो। मरुस्थलीकरण हो रहा है तो उसको रोकने के लिए क्या कर सकते हैं, पेड़ लगा दो। और इसी पर एक चीज़ मैं बताता हूँ, ये रहा अफ्रीका, ये रहा, ऐसे ही कुछ है। यहाँ हॉर्न बढ़ा दीजिए, हॉर्न अफ्रीका ये है पूरा सहारा का मरुस्थल। ध्यानपूर्वक सुनिएगा, थोड़ा सा मैं डीप जाता हूँ अब सिविल सर्विसेज के लिए। ये सहारा का मरुस्थल है, थोड़ा सा नीचे आ गया, ऊपर ही है। ये अफ्रीका है बड़ा सा, इसके ऊपर में सहारा का मरुस्थल है यहाँ पर बना हुआ। सहारा का मरुस्थल का प्रसार ना हो, इसके लिए लोग क्या करते हैं, दुनिया में सबसे बड़ा ग्रीन वॉल का निर्माण यहाँ पर रहने वाले लोग कर रहे हैं। यहाँ पर पता है क्या करते हैं वो, सर्च कीजिएगा। रोज़ सुबह सुबह उठकर, बहुत अच्छा काम किया इन लोगों ने, रोज़ सुबह सुबह उठकर सभी महिलाएं और पुरुष क्या करते हैं, हाथ में छोटे छोटे पेड़ लेकर यहाँ पर लगाने के लिए चले जाते हैं और पेड़ लगा देते हैं। इससे पूरे का पूरा ग्रीन वॉल का निर्माण हो गया। ग्रीन वॉल के निर्माण से क्या हुआ, सहारा मरुस्थल का जो दक्षिण की तरफ में प्रसार हो रहा था वो रुक गया है।
ठीक है। तो ये सबसे बड़ा मानव क्या कर रहा है, तो भूमि को संरक्षित करने के लिए पहल कर रहा है। उसके अलावा भारत का मैप बनाइए, भारत का ये मैप है, यहाँ पर अपना दिल्ली है छोटा सा। तो ये देखिए, ये अगर पूरा जाएंगे आप, पूरा इलाका देखेंगे ध्यानपूर्वक, तो ये जो इलाका है ये पूरा राजस्थान का इलाका या गुजरात का इलाका है। तो यहाँ से दिल्ली पर क्या होता है, तो बहुत सारे धूल के आंधियाँ वगैरह आती हैं, तो उसको रोकने के लिए सबसे बड़े ग्रीन वॉल का निर्माण यहाँ पर भी भारत में किया जा रहा है। बहुत सारे पेड़ पौधों को लगाया जाएगा जिससे पूरा पूरा ग्रीन वॉल का निर्माण हो जाए, जिससे क्या हो, दिल्ली में धूल की आंधियाँ ना आए, मरुस्थलीकरण पर भी रोक हो। तो इसको जरूर ध्यान में रखिएगा। भूस्खलन को सामान्य रूप से सैल, मलबा अथवा ढाल से गिरने वाली मिट्टी के बृहत संचलन के रूप में परिभाषित किया जाता है। देखिए भूस्खलन हुआ है, पहाड़ से मिट्टी कट के आ गया पूरा नीचे। ये प्रायः भूकंप, बाढ़, ज्वालामुखी के साथ घटित होते हैं। लंबे समय तक भारी वर्षा से भूस्खलन होता है। यह नदी के प्रवाह को कुछ समय के लिए अवरुद्ध कर देता है। नदी अवरुद्धता अचानक फूट पड़ने से निचली घाटियों के आवासों में विध्वंस आ सकती है। पहाड़ी भूभाग में भूस्खलन एक मुख्य व विस्तृत रूप से प्राकृतिक आपदा होती है। कहाँ पर, तो पहाड़ी भागों में होती है। जो पहाड़ पर ढाल पर मिट्टी होते हैं वो बहकर अगर नीचे आ जाती है, कटकर नीचे आ जाती है ग्रेविटी के कारण, तो उसको भूस्खलन कह दिया जाता है। एक वस्तुतः अध्ययन हिमाचल किन्नौर की कहानी दी गई है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए कुछ संरक्षण के तरीके भी बताए गए हैं। वैज्ञानिक प्रविधियों के विकास से हमें समझने की शक्ति मिली है कि भूस्खलन उत्पन्न होने के कौन कौन से कारक हैं, उनका प्रबंधन कैसे कर सकते हैं। भूस्खलन के रोकने की कुछ प्रविधियां निम्न हैं। भूस्खलन प्रभावी क्षेत्र का मानचित्र बनाकर इसमें प्रभावी होने से स्थानों को इंगित करना। इस प्रकार इस क्षेत्र को आवास बनाने के लिए छोड़ा जा सकता है कि भाई यहाँ पर मत करो। भूमि खिसकने से बचाने के लिए प्रतिधारी दीवार बनाकर निर्माण किया जा सकता है। रोकने के लिए सबसे प्रभावी तरीका है वनस्पति आवरण में वृद्धि, यानी कि पेड़ लगाना है। सतही अपवाह अथवा झरना प्रवाह के साथ साथ भूस्खलन की गतिशीलता को नियंत्रित करने के लिए पृष्ठीय अपवाह नियंत्रण उपाय क्रियान्वित किए गए हैं। तो ये कुछ ऐसे उपाय बताए गए जो क्या किया, देखिए यहाँ पर प्रतिधारी दीवार बना दिया गया है। जो भूस्खलन ऊपर से होकर तो उसको रोक कर रखता है, ये दीवार सपोर्ट करता है, जिससे सड़क भी सुरक्षित रहती है। ओके, अगला देखिए क्या है, इसलिए विनाश की दर को आवश्यक ही रोकना चाहिए। वनोपरोपण, भूमि उद्धार, रासायनिक कीटनाशक उर्वरक के विनियमित उपयोग तथा अतिचारण पर रोक आदि भूमि के संरक्षण के लिए जरूरी तरीके हैं और इस प्रकार से भूमि को संरक्षण से रोका जा सकता है। भूमि का संरक्षण किया। मृदा का सबसे ऊपरी भाग जो होता है इसको ह्यूमस कहा जाता है। इसी में देखिए ह्यूमस वनस्पति के साथ ऊपरी भाग होते हैं। ये बालू, गाद, क्ले के साथ ऊपरी मृदा होते हैं। ये अपक्षयित चट्टानी मृदा होते हैं, पटार्थ होते हैं और सबसे नीचे जनक चट्टानें होती हैं। ये मृदा का स्वरूप बनाया गया है, पिज़्ज़ा जैसा दिख रहा होगा बहुत सारे लोगों को जिनको भूख लगी होगी, इसको ध्यान में रख सकते हैं। क्या आप जानते हैं केवल 1 सेंटीमीटर मृदा को बनने में सैकड़ों वर्ष लग जाते हैं? क्या आपको पता था आज से पहले? नहीं पता था तो ये आप ही के लिए लिखा हुआ था। अगला देखिए क्या है, मृदा का निर्माण चट्टानों से प्राप्त खनिजों, जैव पदार्थ, भूमि पर पाए जाने वाले खनिजों से होता है। यह अपेक्षा की प्रक्रिया के माध्यम से बनती है। खनिज और जैव पदार्थों का सही मिश्रण मृदा को उपजाऊ बनाता है। कौन? तो खनिज और जैव पदार्थों का जो सही मिश्रण होता है ये मृदा को उपजाऊ बनाता है। अगर कोई भी मिश्रण गलत हो जाएगा तो मृदा का क्या हो जाएगी, उपजाऊ से तुरंत बंजर हो जाएगी। मृदा पर देखिए अब किन किन चीज़ों का होता है। जनक सैल मतलब किस मिट्टी पर बना हुआ, जैसे काली मिट्टी जो है ये अग्नेय सैल से जन्म होता है इनका। तो अग्नेय सैल से जन्म होने के कारण क्या होता है, काली मिट्टी में कपास वगैरह का उत्पादन खूब सारा होता है। ओके, अगला देखिए क्या है, रंग, गठन, रासायनिक गुणधर्म, खनिज पदार्थ, पारगम्यता, मोटी परत है कि पतली परत है, इससे कोई चीज़ नीचे जा सकती है कि नहीं, इस चीज़ पर भी डिपेंड करता है। पारगम्यता कितनी ज़्यादा है इस मिट्टी को, वो भी उसके कारण भी उपजाऊ होगा कि नहीं होगा ये भी डिसाइड होता है। जलवायु, तापमान, वर्षा वहाँ पर क्या होती है, जैसे हाई टेम्परेचर और हाई रेनफॉल, दोनों चीज़ हाई उच्च वर्षा और उच्च तापमान के कारण लेटराइट मिट्टी का विकास होता है। लेटराइट मिट्टी का विकास होता है उच्च वर्षा और उच्च तापमान के कारण लेटराइट मिट्टी का विकास होता है। लेटराइट मिट्टी का विकास उच्च वर्षा और उच्च तापमान के कारण होता है। अब मुझे बताइए भारत में कहाँ कहाँ पर पाया जा सकता है, तो पश्चिमी घाट में पाया जा सकता है। उसके अलावा नॉर्थ ईस्ट के कुछ इलाकों में, असम वगैरह में पाया जाता है और ये प्राकृतिक रूप से, कॉमर्शियल रूप से बहुत ज़्यादा उपजाऊ होती हैं और यहाँ पर कॉफ़ी और चाय वगैरह की खेती की जाती है लेटराइट में। चलिए आगे बढ़ते हैं। समय मृदा प्रक्षेदिका मोटाई को निश्चित करता है। वनस्पति जात, प्राणी जात, सूक्ष्म जीव, ह्यूमस, ये सब कुछ मृदा को प्रभावित करते हैं। ये मृदा को प्रभावित करने वाले कारक लिखे हुए थे, बेहतरीन तरीके से लिखा हुआ था, ध्यान से इसको देख लीजिएगा। मृदा के निर्माण के कारक क्या क्या होते हैं, तो अब देखिए मृदा निर्माण के मुख्य कारक जनक सैल का स्वरूप कि किस चट्टान पर बना हुआ है, जलवायु की कारक किस जलवायु प्रदेश में है, मृदा के निर्माण के अन्य कारक स्थलाकृति, जैव पदार्थों की भूमिका, मृदा निर्माण संगठन में लगा समय अलग अलग स्थानों पर भिन्न भिन्न हो सकता है। ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। मृदा का निम्नीकरण संरक्षण के उपाय क्या क्या हो सकते हैं, तो मल्च बनाना एक सबसे बड़ा ज़्यादा संरक्षित करने का उपाय होता है। ये क्या होता है भाई, मृदा उपरता और क्षीणता संसाधन के 2 मुख्य खतरे हैं।
मृदा का अपरदन व क्षीणता। मानवीय और प्राकृतिक दोनों ही कारकों से मृदाओं का निम्नीकरण हो सकता है, यानी कि मिट्टी जो है वो प्रकृति के कारण भी खराब हो सकती है और मानव के कारण से भी खराब हो सकती है। मृदा के निम्नीकरण में सहायक कारक वन का उन्मूलन, वन काट दीजिए। उसके बाद से अतिचारण, बहुत ज़्यादा वहाँ पर चारण हो रहा है, पशुओं के कारण भी मृदा अनुपजाऊ हो जाती है। रासायनिक उर्वरक और कीटनाशकों का अत्यधिक उपयोग, वर्षा दोहन, भूस्खलन और बाढ़। मृदा संरक्षण की कुछ विधियाँ निम्न प्रकार हैं। मल्च बनाना, सबसे पहला संरक्षित करने का तरीका क्या है? मल्च बनाना। पौधों के बीच अनावृत भूमि जैव पदार्थ जैसे प्रवाल से ढक दी जाती है, इससे मृदा की आर्द्रता रुकी रहती है। मृदा को ढक दीजिए, उससे क्या होगा? देखिए यहाँ पर क्या किया जाता है, तो उससे क्या होगा? मृदा की जो उर्वरता है, जो उसकी नमी है वो बनी रहेगी, आर्द्रता बनी रहेगी और वो खराब नहीं होगा। वेदिका फार्म देख सकते हैं, ये वेदिका फार्म बनाया पहाड़ों पर मुख्य रूप से बनाया जाता है, जिससे क्या हो जाता है? जिससे ये होता है कि मृदा का संरक्षण होता है। समुच्च रेखीय जुताई, इस समुच्च रेखीय जुताई को आप देख सकते हैं, ये भी पहाड़ी एरिया में उच्च भूमियों पर किए जाते हैं। एक पहाड़ी ढाल पर समुच्च रेखीय के समानांतर होती है। रक्षक मेखलाएं, ये रक्षक मेखलाएं हैं, ये पश्चिमी यूपी के इलाकों में आपको खूब सारा दिखेगा। तटीय प्रदेश और शुष्क प्रदेशों में पवन गति रोकने के लिए वृक्ष कतार में लगाया जाता है कि मृदा आवरण को बचाया जा सके। ये यूपी के और हरियाणा के इलाकों में खूब दिखेगा आपको। अगला क्या है? समुच्च रेखीय रोधिकाएं। समुच्च रेखीय रोधिकाएं बनाने के लिए पत्थर, घास, मृदा का उपयोग किया जाता है। रोधिकाओं के सामने जल एकत्र करने के लिए खाइयां भी बनाई जाती है, जिससे क्या होता है? मृदा का संरक्षण होता है। ये देखिए मृदा का संरक्षण हो रहा है यहाँ पर। चट्टान बांध, ये जल के प्रवाह को कम करने के लिए बनाए जाते हैं। यहाँ नालियों की रक्षा करते हैं और मृदा क्षति को भी रोकते हैं। बीज की फसल उगाना, वर्षा दोहन से मृदा को सुरक्षित रखने के लिए अलग अलग समय पर भिन्न भिन्न फसलें एकांतर कतारों में उगाई जाती हैं, जिससे क्या होता है? मृदा का संरक्षण भी होता है। अगला टॉपिक है जल, जिसको हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। आज मृदा तक रखिए, 1.5 चैप्टर मैंने पूरा कंप्लीट करवा दिया है। जल से हम लोग अगले चैप्टर में शुरू करेंगे। कैसा लग रहा है आपको, ये बता दीजिएगा मुझे कि सही लग रहा है या नहीं। 6 और 7 का मैंने कंप्लीट किया है, लेकिन 8 का भी मैं कंप्लीट करूंगा। और एंशिएंट हिस्ट्री भी चल रहा है, तो एंशिएंट हिस्ट्री का भी आज वीडियो अपलोड होगा। मॉडर्न हिस्ट्री भी जल्दी शुरू हो जाएगा। आप देखिए, मैं पढ़ाता हूँ, आप पढ़िएगा तो मैं पढ़ाऊँगा ही। चलिए, थैंक यू सो मच आप सभी का।